नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 10 मई सन 2026। अष्टमी तिथि दोपहर बाद 3:06 तक रहेगी। उसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज 10 मई को मदर्स डे मनाया जा रहा है, जो कि माताओं के प्यार और त्याग को समर्पित है। यह दिन माताओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए विशेष है, जहां बच्चे अपनी माताओं को उपहार देते हैं और समय बिताते हैं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में फिर दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। 3 दिन गरज व चमक के साथ बारिश की संभावना, बताएंगे मौसम का ताजा हाल। हरियाणा में निकाय चुनाव आज 8,70,000 से अधिक मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। नायब सिंह सैनी व भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिष्ठा दांव पर। सुबह 8 बजे से होगा मतदान शुरू। हरियाणा में राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर आई सामने। डिपो पर पहुंची नई मशीनें। जून महीने का मिलेगा गेहूं, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में गेस्ट टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। सैलरी में बढ़ोतरी का मिला तोहफा, जानेंगे पूरी खबर। धान की सीधी बिजाई के लिए नामात्र किराए पर मशीन देगी हरियाणा सरकार। साथ में मिलेंगे 4,500 रुपये प्रति एकड़। बड़ी खुशखबरी, दक्षिण हरियाणा के यात्रियों को मिलेगा कई एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव का फायदा, जानेंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में फिर कम हुई बेटियां। 1,000 लड़कों पर केवल 895 लड़कियां। सिरसा जिला सबसे निचले पायदान पर पहुंचा। हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने सुना है अहम फैसला। 2 हफ्ते में करना होगा ये काम। हरियाणा के कर्ण नगरी करनाल से खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 20.5 करोड़ रुपए से बनेगा नया खेल स्टेडियम। UPI ATM के जरिए इसी महीने से निकाल सकेंगे PF का पैसा। नया सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी हुई पूरी। शुवेंदु अधिकारी बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। बांग्ला मिली शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह समेत 20 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम नए CDS होंगे। देश के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अगले नौसेना प्रमुख। और दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी। इंटेलिजेंस बोली गोलीबारी और आत्मघाती हमला भी हो सकता है। भाजपा हेडक्वार्टर समेत सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ाई। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पिछले कई दिनों से आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के कारण कम हुआ तापमान अब फिर से बढ़ने वाला है, जिससे कि दोबारा गर्मी का अटैक शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने इसके अलावा 11 मई से 14 मई के बीच प्रदेश के अलग अलग जिलों में गरज चमक, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन के अनुसार हरियाणा में मौसम आमतौर पर शुष्क रहने वाला है। इससे तापमान में बढ़ोतरी साफ तौर पर देखी जा रही है। 10 मई से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है। इसके प्रभाव के कारण हरियाणा में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान यानी 11 मई से लेकर 14 मई के बीच प्रदेश के अलग अलग जिलों में गरज चमक, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। किसान भाइयों को सलाह है कि खेत में सिंचाई फिलहाल टाल दें, क्योंकि बारिश और तेज हवाओं से नमी बढ़ सकती है। तो वहीं आम, सब्जियों और फलदार पौधों को तेज हवाओं से बचाने के लिए भी सहारा दें। कीटनाशक या उर्वरक का छिड़काव तेज हवा एवं बारिश के दौरान न करें। वहीं पशुओं को खुले में न बांधें, सुरक्षित शेड में रखें और सूखा चारा सुरक्षित रखें। हरियाणा में 3 नगर निगमों समेत 7 निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं की 528 सीटों पर आज मतदान होगा। मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सबसे अधिक रोचक मुकाबला नगर निगमों में मेयर पद के लिए होगा। सभी पोलिंग पार्टियां मतदान प्रक्रिया के लिए जरूरी सामान लेकर मतदान केंद्रों में पहुंच चुकी हैं। आज नगर निकाय आम चुनाव के तहत प्रदेश के नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर समितियों के कुल 144 वार्डों में मतदान करवाया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया के लिए 826 संभावित मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन चुनाव में कुल 8,70,925 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 4,53,047 पुरुष और 4,17,841 महिला तथा 37 अन्य श्रेणी के मतदाता शामिल हैं। अंबाला, सोनीपत व पंचकुला में मेयर पद के लिए कुल 18 तथा रेवाड़ी में नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत आने वाली पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों की अन्य 528 खाली सीटों के लिए भी उपचुनाव होने जा रहा है। राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद यह पहला मौका है जब कांग्रेस व भाजपा आमने सामने हुए हैं। इस चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तथा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मतदान केंद्रों पर जरूरत के अनुसार संवेदनशील, अति संवेदनशील तथा असामान्य श्रेणी के मतदान केंद्रों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। समूचे चुनाव प्रक्रिया के लिए 2000 से अधिक EVM का प्रयोग भी किया जाएगा।
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत गेस्ट टीचर्स यानी जेबीटी और पीजीटी को बड़ी राहत दी है। शिक्षा विभाग ने गेस्ट टीचर्स के मानदेय में बढ़ोतरी के आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। यह बढ़ोतरी 2 चरणों में लागू की गई है। प्रथम चरण यानी 1/1/2025 से प्रभावी माना गया है। इस चरण में बेस रेट पर 2% की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि अब जेबीटी के लिए 26,000 रुपए बेस रेट पर 520 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब कुल मानदेय 35,920 रुपए हो गया है। तो वहीं पीजीटी के लिए प्रथम चरण में 36,000 की बेस रेट पर 720 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब कुल मानदेय 48,320 रुपए हो गया है। वहीं द्वितीय चरण की बात करें तो 1/7/2025 से प्रभावी है। इस चरण में बेस रेट पर कुल 3% की बढ़ोतरी लागू होगी। जेबीटी के लिए 26,000 की बेस रेट पर 780 रुपए की बढ़ोतरी के साथ कुल मानदेय 36,700 रुपए हो जाएगा। तो वहीं पीजीटी के लिए 36,000 रुपए के बेस रेट पर 1,080 रुपए की बढ़ोतरी के साथ कुल मानदेय 49,400 रुपए हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि बढ़ा हुआ मानदेय 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश में लंबे समय से गेस्ट टीचर्स महंगाई और बढ़ती आर्थिक जरूरतों को देखते हुए मानदेय बढ़ाने की लगातार मांग कर रहे थे, जो अब जाकर पूरी हो गई है। गेस्ट टीचर्स ने प्रदेश सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। बढ़ा हुआ मानदेय 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना जाएगा। विभागीय आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अतिथि अध्यापकों का वेतन संशोधित दरों के अनुसार जारी किया जाए। हरियाणा के हिसार जिले में धान की सीधी बिजाई करने की योजना बना रहे किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि ऐसे किसानों को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हिसार द्वारा डीएसआर तकनीक से धान की सीधी बिजाई करने की मशीन उपलब्ध करवाई जा रही है, जहां किसान साथी नाममात्र शुल्क अदा कर इस सुविधा का बड़ा लाभ उठा सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि धान की सीधी बिजाई के लिए किसानों को डीएसआर मशीन मात्र 115 रुपए प्रति एकड़ के किराए पर उपलब्ध करवाई जा रही है, जबकि गाँव में किसी किराए पर काम करने वाले ट्रैक्टर वाले से धान की सीधी बिजाई के लिए 1,000 रुपए से अधिक का भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में कृषि विभाग की इस पहल से किसानों का खर्च बचेगा। उन्होंने बताया कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसान खुद अपने ट्रैक्टर का प्रयोग करके धान की सीधी बिजाई हेतु डीएसआर मशीन किराए पर ले जा सकते हैं। धान की सीधी बिजाई यानी डीएसआर के लिए हरियाणा सरकार 4,500 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य पानी की बड़े स्तर पर बचत करना है। इसके लिए किसानों को 20 मई से 10 जून के बीच मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जमीन की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। चाहे कोई किसान 1 एकड़ में धान की सीधी बिजाई करे या 100 एकड़ में, उसे प्रति एकड़ 4,500 रुपए राशि मिलेगी। मशीन द्वारा सीधी बिजाई से पानी की बचत होती है, इसलिए विभाग डीएसआर विधि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। हरियाणा में राशन कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी राशन डिपो पर नई मशीनें भेजी जा रही है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि डिपो संचालकों की ओर से लगातार पीओएस मशीनें नहीं चलने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। इसके अलावा लाभार्थियों के फिंगरप्रिंट भी नहीं आ पा रहे थे, जिसके चलते उन्हें राशन लेने में दिक्कतें आ रही थी। राशन कार्ड धारकों को इसी परेशानी से निजात दिलाने के लिए अब सभी राशन डिपो पर नई पीओएस मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके साथ ही नई आई स्कैनर मशीनें और इलेक्ट्रिक कांटे भी राशन डिपो पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी राशन की दुकानों पर मई महीने का गेहूं अप्रैल महीने में वितरित कर दिया गया है। इस महीने जून का गेहूं वितरित किया जाएगा, जो राशन डिपो पर पहुंचा दिया गया है। साथ ही तेल व चीनी भी मई महीने की दी जाएगी। सभी नई मशीनों को इंस्टॉल करने का काम जोरों पर है, ताकि राशन वितरण में देरी न हो। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी ने बताया कि सरकारी राशन की दुकानों पर लाभार्थियों को राशन मिलने में कोई परेशानी आ रही है या फिर डिपो संचालक राशन देने में कोई आनाकानी या गड़बड़ी कर रहा है, तो उसके खिलाफ टोल फ्री नंबर 1800 180 2087 या 1967 यानी 1967 पर शिकायत दर्ज करवाएं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा के हजारों कच्चे अनुबंधित और अस्थायी कर्मचारियों जो सरकार, बोर्ड, निगमों और विभिन्न विभागों में सालों से नियमितीकरण की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके लिए हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने 98 अपीलों का संयुक्त निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के नियमितीकरण के दावों पर अब पुरानी नीतियों की सामान्य व्याख्या की अपेक्षा सुप्रीम कोर्ट द्वारा 16 अप्रैल 2026 को दिए गए मदन सिंह बनाम हरियाणा राज्य फैसले के आधार पर नए सिरे से विचार होगा। हाईकोर्ट की ओर से
हरियाणा सरकार, बिजली निगमों, नगर निगमों, हाउसिंग बोर्ड और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि वे हर कर्मचारी के मामले की व्यक्तिगत जांच कर 6 माह के अंदर अंदर कारण युक्त यानी स्पीकिंग ऑर्डर पारित करे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक संबंधित कर्मचारी के दावे पर अंतिम प्रशासनिक फैसला नहीं हो जाता तब तक उसकी मौजूदा सेवा स्थिति में कोई प्रतिकूल बदलाव नहीं होगा। कर्मचारियों को कार्यरत स्थिति से हटाने या नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाई पर रोक जैसी सुरक्षा मिल चुकी है। सरकार द्वारा अदालत को आश्वस्त किया गया है कि सभी कर्मचारियों के दावों की नए सिरे से जांच होगी। यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे हरियाणा के विभिन्न विभागों में लंबे समय से लंबित नियमितीकरण विवादों के समाधान का नया ढांचा तैयार हुआ है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मदन सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की संभावनाएं ढूंढने के निर्देश जारी किए गए थे। हरियाणा के करनाल जिले से खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यहां असंध में खेल स्टेडियम के निर्माण को प्रदेश सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके निर्माण पर 20.5 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होने जा रही है। इससे खिलाड़ियों को अपनी तैयारियों को मजबूत करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। इस स्टेडियम में खिलाड़ियों को अत्याधुनिक खेल सुविधाओं का लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें अपनी तैयारियों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसमें सिंथेटिक ट्रैक, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल ग्राउंड, मल्टीपर्पज हॉल जैसी खेल सुविधाएं शामिल होंगी। असंध में खेल स्टेडियम बनने से खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए अन्य शहरों की भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा असंध की 6 कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए 14.5 करोड़ रुपए की बजट राशि को मंजूरी प्रदान की गई है। इससे इन कॉलोनियों में सीवरेज, पेयजल पाइपलाइन, पक्की गलियां और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। यानी कुल मिलाकर असंध हलके के विकास में अब कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी देश के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस होंगे। केंद्र ने शनिवार को इसका ऐलान किया। सुब्रमणी रक्षा मामलों के विभाग के सचिव की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। दोनों 31 मई को कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा सीडीएस अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई को खत्म होने जा रहा है। एनएस राजा सुब्रमणी देश के तीसरे सीडीएस होंगे। एनएस राजा सुब्रमणी ने दिसंबर 1985 में गढ़वाल राइफल्स से सेना में कमीशन लिया था। उन्होंने नेशनल डिफेंस अकादमी यानी एनडीए से सैन्य प्रशिक्षण हासिल किया है। एनएस राजा सुब्रमणी करीब 39 साल की सर्विस के बाद 31 जुलाई 2025 को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद से रिटायर हुए थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस देश की तीनों सेना यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच तालमेल बनाने वाला सबसे सीनियर मिलिट्री ऑफिसर होता है। यह 4 स्टार रैंक का पद है। इस पद का मकसद तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय बनाना, संयुक्त सैन्य रणनीति तैयार करना और रक्षा मामलों में फैसले लेने की प्रक्रिया को तेज करना है। दिसंबर 2019 में यह पद बनाया गया था। बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। अब तक 2 सीडीएस बन चुके हैं। यानी पहले सीडीएस बिपिन रावत साल 2019 में बने थे। उसके बाद अनिल चौहान को साल 2022 में यह जिम्मेदारी मिली थी। शुवेंदु अधिकारी शनिवार को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। शुवेंदु ने बांग्ला में ईश्वर के नाम की शपथ ली। शपथ के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को झुककर प्रणाम किया। बंगाल के गवर्नर आरएन रवि ने शुवेंदु के अलावा 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तिनिया, क्षुदीराम टूडू और निशित परमाणिक शामिल रहे। कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। तो वहीं एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में पहुंचे। पीएम रोड शो करते हुए कार्यक्रम में पहुंचे। मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वे भाजपा के 98 साल के कार्यकर्ता माखनलाल सरकार के पास गए, उन्हें शाल उड़ाया और पैर छुए। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ पूरी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से घुटनों के बल झुककर बंगाल की जनता को प्रणाम किया। लोगों में रील्स देखने की आदत बढ़ रही है। खासकर बच्चों और युवाओं में यह आदत देखी जाती है, लेकिन बड़े भी इससे उतने ही प्रभावित हैं। वे खुद स्क्रीन टाइम को कम नहीं कर पाते हैं और बच्चों के लिए उदाहरण बनते हैं। लेकिन रील्स स्क्रॉल के कई दुष्परिणाम हैं। इससे आपकी याददाश्त और ध्यान भी कमजोर होती है। इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप्स जिनमें हम रैंडम रील्स स्क्रॉल करते हैं, वे जंक फूड की तरह हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क की स्टडी के मुताबिक इस तरह के कंटेंट की आदत याददाश्त और फोकस को प्रभावित कर सकती है। इसलिए इस तरह के ऐप से दूरी बनाना ज्यादा जरूरी है। जिन माता पिता का स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है, उनके बच्चों में भी फोन की लत ज्यादा देखने को मिलती है। इसे कम करने के लिए अपना फैमिली मीडिया प्लान बनाएं, यानी घर में कुछ नियम तय करें, जैसे खाने और सोने के समय फोन नहीं इस्तेमाल करना, फोन को बेडरूम और डाइनिंग टेबल से दूर रखना इत्यादि बातें शामिल हो सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताने लगे, दोस्तों से दूरी बनाने लगे या पढ़ाई व काम पर असर दिखने लगे, तो यह संकेत है कि अब इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
दक्षिण हरियाणा के रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि जयपुर रेवाड़ी रेलवे लाइन पर रेलवे अंडरब्रिज लॉन्चिंग कार्य के चलते रेलवे द्वारा कई प्रमुख ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है, जिसका सीधा फायदा नारनौल रेवाड़ी रेलखंड पर पड़ने वाले इलाकों को पहुंचेगा। यहाँ नारनौल, अटेली और आसपास के इलाकों के लोगों को वंदे भारत सहित कई लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की सुविधा मिल रही है। रेलवे के इस फैसले से उपरोक्त इलाकों के लोगों को कई बड़े शहरों के लिए सीधी ट्रेन सेवा का लाभ मिलेगा। इसके लिए उन्हें रेवाड़ी, जयपुर या फिर दिल्ली रेलवे स्टेशन तक भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्हें इन एक्सप्रेस ट्रेनों के अस्थायी ठहराव का सीधा लाभ मिलेगा। रूट डाइवर्ट से संचालित होने जा रही ट्रेनों की कुछ सूची की बात करें तो ये हैं भुज बरेली एक्सप्रेस, जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, देहरादून ओखा एक्सप्रेस, पोरबंदर दिल्ली सराय एक्सप्रेस, दिल्ली साबरमती एक्सप्रेस और चंडीगढ़ उदयपुर सिटी एक्सप्रेस। ये वे ट्रेनें हैं जो रूट डाइवर्ट से संचालित हो रही हैं। रूट डाइवर्ट के तहत उपरोक्त ट्रेनें रिंगस, नीमका थाना, नारनौल, अटेली होकर संचालित होंगी। हालांकि जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नारनौल व अटेली स्टेशन पर ठहराव नहीं करेगी, जबकि अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों का इन स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव रखा गया है। नारनौल स्टेशन से अब दिल्ली, जोधपुर, भुज, बरेली, देहरादून, ओखा, पोरबंदर, साबरमती, चंडीगढ़, उदयपुर सिटी और जयपुर जैसे बड़े शहरों के लिए सीधी रेल सेवा का लाभ मिल रहा है। हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रदेश के सरकारी कॉलेजों की रूपरेखा में बड़े बदलाव की घोषणा की है। सरकार ने जहां एक और आधुनिक और मांग वाले विषयों को बढ़ावा देने के लिए नए कोर्स शुरू करने की और सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया है, तो वहीं उन विषयों को बंद करने का भी बड़ा फैसला लिया है जिनमें छात्रों की रुचि कम देखी जा रही है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश के कॉलेजों में संसाधनों का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। यदि किसी भी पाठ्यक्रम या विषय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 20 से कम दर्ज की जाती है तो संबंधित कॉलेज प्रशासन को विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति लेकर उस कोर्स को बंद करने का अधिकार होगा। गुरुग्राम के सेक्टर 9 स्थित राजकीय कॉलेज में अब विद्यार्थियों को एमएससी केमिस्ट्री और जूलॉजी की पढ़ाई कर सकेंगे, तो वहीं सेक्टर 14 के महिला महाविद्यालय में कंप्यूटर साइंस और एमएससी बॉटनी जैसे महत्वपूर्ण विषय जोड़े गए हैं। बात करें महेंद्रगढ़ व नारनौल में तो इनमें एमएससी फिजिक्स, एमए मनोविज्ञान, एमए हिंदी और बीएससी गणित जैसे उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों की मंजूरी दी गई है। प्रदेश के युवाओं के शारीरिक कौशल को निखारने के लिए पंचकुला के मोरनी और रायपुर रानी कॉलेजों सहित अंबाला, जींद, करनाल, कैथल, फतेहाबाद और झज्जर के विभिन्न महाविद्यालयों में फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा विषय को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ मई के अंत तक एटीएम और यूपीआई के जरिए फंड निकालने की सुविधा शुरू करने जा रहा है। ईपीएफओ 3.0 पहल के तहत 7.8 करोड़ सब्सक्राइबर्स को बिना किसी कागजी कार्रवाई के फंड तुरंत मिल सकेगा। यह सिस्टम 2026 के मध्य तक पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इसके बाद पीएफ से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं यूजर फ्रेंडली हो जाएंगी। इसमें ऑटो क्लेम सेटलमेंट और कर्मचारी की पसंद के बैंक खाते में सीधे फंड ट्रांसफर करने जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। एटीएम और यूपीआई का विकल्प मिलने से पीएफ खाता धारकों को दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईपीएफओ 2.0 में पहले से ही कुछ सुधार हुए थे, लेकिन 3.0 को गेम चेंजर माना जा रहा है, जो 7.8 करोड़ सब्सक्राइबर यानी सदस्यों के लिए पीएफ प्रोसेस को आसान और तेज करने वाला है। अब तक 5 लाख रुपए तक के क्लेम ऑटोमेटिक सेटल होंगे। इससे पैसे मिलने का समय 10 से 20 दिन से घटकर 2 से 5 दिन में रह जाएगा। नौकरी बदलने पर पीएफ बैलेंस पुराने एम्प्लॉयर से नए एम्प्लॉयर के खाते में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। कंपनी के चक्कर काटने की अब जरूरत नहीं होगी। एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी डाबर इंडिया ने अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने के संकेत दिए हैं। कंपनी का कहना है कि पैकेजिंग मटेरियल की बढ़ती कीमतों और मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के कारण इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। डाबर के अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL और नेस्ले जैसी कंपनियां भी महंगाई के दबाव का सामना कर रही हैं। ऐसे में आपके घर का बजट बिगड़ सकता है और साबुन, तेल, बिस्किट जैसे रोजमर्रा के सामान महंगे होने जा रहे हैं। हालांकि डाबर ने मौजूदा तिमाही में ही कीमतें करीब 4% बढ़ाई थी, लेकिन कच्चे माल की लागत लगातार बढ़ रही है। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल महंगा होने का सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग और केमिकल्स पर पड़ता है। अगर ये तनाव लंबा खिंचता है तो पेट्रोल, डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, जिससे एफएमसीजी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग और माल ढुलाई की लागत और बढ़ जाएगी। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि अगर मानसून औसत से कम रहता है और ग्लोबल हालात नहीं सुधरते तो घरों के मंथली बिल में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
इस हफ्ते 1 किलोग्राम चांदी के दाम 15,269 रुपए बढ़कर 2,56,000 रुपए पर पहुंच गए हैं। इससे पहले ये बीते हफ्ते यानी 30 अप्रैल को 2,40,000 रुपए पर थी। वहीं सोने के दाम में सिर्फ 815 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 30 अप्रैल को 10 ग्राम सोना 1.5 लाख रुपए पर था, जो अब बढ़कर 1,51,000 रुपए पर पहुंच गया है। 22 कैरेट सोने का दाम 1,38,387 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 17,883 रुपए और चांदी 25,180 रुपए महंगी हो चुकी है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोना 1,33,000 रुपए पर था, जो कि अब 1,51,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की बात करें तो 2,30,000 रुपए पर थी, जो कि अब 2,56,000 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। इस दौरान 29 जनवरी को सोने ने 1,76,000 रुपए और चांदी ने 3,86,000 रुपए का अपना अब तक का ऑल टाइम हाई भी बनाया था। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।